ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रा और खोड़ो अगले चंद दिन छुट्टी पर हैं। आज जुमा है, आज हम आपकी कॉल्स लेते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आ रहा होगा। आप हमें कॉल करें। 3 लाइनें हैं हमारे पास, 2 लाइनों पे इस वक्त कॉलर्स मौजूद हैं। हमारे पहले कॉलर हैं नवाबशाह से कामरान अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लर्कों की सभी मेज़ों पे अनवर, हर एक फाइल मजे से सो रही है। अगरचे काम सभी रुक गए हैं, मगर मीटिंग बराबर हो रही है। ये नेशनल हाईवे पर जो है वो विफाकी हुकूमत टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा बनाई जा रही है। अभी काजी अहमद टोल प्लाजा बनाया, अब मटियारी टोल प्लाजा। रोजाना एहतजाज होता है और हाईवे बंद हो जाता है और शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं मुसाफिर, और हुकूमत की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और दूसरी बात यह है कि जो गोल्ड बुलियन है वो काफी अरसे से उसको ताले लगे हुए हैं, मुख्तलिफ थ्रेट्स आ रही हैं लोगों को। और उन्होंने आज लेटर भी लिखा है कोर 5 को कि इस मामले को देखें कि मुख्तलिफ एजेंसीज का नाम इस्तेमाल करके ट्रेडर्स को जो है ना वो हरासा किया जा रहा है। तो इस पर ये दोनों इश्यूज आप लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट हों। कामरान भाई, ये जो दूसरा इशू आपने जो हाईलाइट किया, मेरी नज़र से ज़्यादा गुजरा नहीं है, थोड़ा सा और बताएंगे क्या शिकायत क्या है, क्या हो रहा है? सर उसमें ये है कि उनका कहना है, आज लेटर लिखा है जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है, ज्वेलर्स और जी, जो बुलियन के लोग हैं, उन्होंने कहाँ की ज्वेलर्स एसोसिएशन? जी सर, उन्होंने नहीं सॉरी सवाल ये कहाँ के हैं? ये जो ज्वेलर्स हैं कहाँ के हैं जिन्होंने ये लिखा है? ये कराची के ज्वेलर्स हैं। अच्छा, जिन्होंने लेटर लिखा है कोर 5 को और रिक्वेस्ट की है कि भाई एजेंसीज का नाम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोग जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। और तकरीबन 2023 नवंबर 2023 से बुलियन बंद पड़ा है कराची। अच्छा, तो उसमें ये कि फिजिकल ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, तो इस इशू को आप हाईलाइट करें तो इससे काफी लोग मुतासिर हो रहे हैं। और पाकिस्तान में कोई मतलब कंट्रोल रेट नहीं चल रहा है अभी सोने का हमने देखा है कि हालिया दिनों में काफ़ी ऊपर नीचे गई है मार्केट। मैंने जब थोड़ा पता किया, लोगों ने कहा कि जी वो इंटरनेशनल जो मार्केट है उससे वो लिंक्ड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप न्यूयॉर्क मेटल एक्सचेंज से ये लिंक होती है, ये न्यूयॉर्क से रेट निकलता है, पूरी दुनिया में वही रेट चलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग के लिए कराची बुलियन जो है ना वो है पाकिस्तान में, वो बंद पड़ा है, उसको ताले लगे हुए हैं, वो ट्रेडर्स को हिरासा किया जा रहा है। तो आप इस इशू को हाईलाइट करें और उनसे भी आप इनपुट लें। बिल्कुल सही। तो ये ताकि ये मसाइल हल हों। हाँ, पता करते हैं। शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने एक मसले की तरफ निशानदेही की। ये ट्रेडर्स जो है ना सोने के, हाँ, मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि ये कैश में डील करते हैं। मैं और बड़े बड़े नाम हैं ज्वेलर्स के जो कैश में डील करते हैं। अगर आप उनसे कहें ना कि हम आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर दें या चेक दे दें, वो इनकार कर देते हैं या कहते हैं कि जी हमें इसमें इजाफी रकम है। मैंने 1 साल पहले जेवर बनवाया, तो मैंने कहा कि आधी रकम मैं कैश दे देता हूँ और आधी आप मुझे अकाउंट्स नंबर दे दें। तो बहुत ही हेजिटेशन के साथ कि चूँकि आप पहले भी हमारे कस्टमर रहे हैं, तो फेवर किया एक तरह से उन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर दिया किसी स्टील कॉरपोरेशन का कि यहाँ आप चेक जमा करा दें, और सेम स्टील कॉरपोरेशन के नाम से हर बैंक में अकाउंट नंबर था, पूरी लिस्ट दे दी कि इसमें से किसी में भी जमा करा दें। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादती है और फलाना है। बड़े बड़े नाम जो हैं वो कैश में डील कर रहे हैं और वो इंसिस्ट करते हैं। तो और एक अरबों का कारोबार है, ज़ाहिर है सोने का। बिल्कुल। तो ये हमारे वज़ीर ख़जाना कुछ भी कर लें, FBR वाले कुछ भी कर लें, हम उसका तोड़ निकाल लेंगे। आप ज्वेलर की बात करें, मैंने पिछले दिनों एक गाड़ी अपनी बेची, थोड़े पैसे डाल के दूसरी ली, तो उधर जो पेमेंट मुझे करनी थी उन्होंने भी कैसे कहा कि जी कि आप ये 3 अलग अलग अकाउंट्स हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है उधर डाल दें हाँ। और इस तरह से वो पेमेंट होगी। तो बंदा सोचता है कि यार, तो ये एक प्रैक्टिस है, ये रिटेल में ये प्रैक्टिस है और प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा। खैर जी, तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं कराची से मोहम्मद अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा आज
कराची से रिलेटेड था। अभी हमारे देखें रिसेंटली हमारे यहाँ हादसा हुए ट्रैफिक के, बड़े हैवी ट्रैफिक के। पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हैवी ट्रैफिक दिन के टाइम में नहीं आएगा। ठीक है, मसला ये ट्रैफिक आता कैसे है? आने की वजह सीधी सी तर एक ये है कि हमारे जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं उनको आपने नेचर ऑफ वर्क ही चेंज कर दिया। उनको आपने एक डेबिट कार्ड मशीन दे दी है, 4-5 ग्रुप का वो टोला बना लेते हैं, हर रोड को ब्लॉक करके अपने लिए वो सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनाए। ये डेबिट कार्ड मशीनें खत्म कराएं, एक सिस्टम में उनको लाएं। हैवी ट्रैफिक आता है, आप भी जानते हैं, उनसे वो हैवी अमाउंट देते हैं और उनको रिलीज कर देते हैं। कितना मेजर एक तो ये इशू हुआ। दूसरा भी हमने देखें बेटर के ढक्कन का हुआ था, मेयर साहब ने उस पर आके टीवी में एक चैनल पे प्रोग्राम किया और वो कह देते हैं यार ये हीरोइन चले जाते हैं। यार इस मुल्क में सिस्टम पूरी दुनिया ही है, मैं है ना सिस्टम। लाहौर अलग है क्या शहर, इस्लामाबाद अलग है, पिंडी अलग है, सब में भी यही सिस्टम है ना। बल्दियाती वहाँ पे इतने हादसा भी होते हैं। कराची बड़ा शहर है, वजह ये कि डिसिप्लिन नहीं है, इनका सिस्टम नहीं है, कहीं प्रॉपर काम नहीं है। रोड जहाँ पूरे कराची में जौहर में देख लें, यूनिवर्सिटी रोड देख लें, तबाह बर्बाद कर दिया है। इतना बुरा हाल हो गया नीपा के पुल के नीचे आप देख लें, तो इसको कौन सही करेगा? इन इदारों नहीं करना है ना। अब तो कराची का टोटल कंट्रोल इनके हाथ में ना, मेयर इनका, वजीर आला इनका, गवर्नर इनका, क्या चीज नहीं है इनकी, सदर भी इनका है भाई। अब कौन करेगा मुझे बताएं सर, आप खुद यहीं रहते हैं, आपको भी अंदाजा होगा रोजाना 2 घंटे 1.5 हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अखिल भाई मैं आपसे कहूँ, आपने आज बड़े मेरे दिल की बात की है। आज अभी प्रोग्राम शुरू करने से 10 मिनट पहले मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मैं उनसे ये कह रहा था, मैं लिटरली रोज़ हम जलील होते हैं इस शहर की सड़कों पे, जिस किस्म का ट्रैफिक है, जिस किस्म की सड़कें हैं और जिस तरह से हमारा अवाम जिस तरह से चलाता है, गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है। खालिद बिन वलीद रोड हो, तारिक रोड हो, ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाला कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता, फिर जिसका जो ज़ोर चलता है वो करता है। रोज़ मैं आपको बताऊं, सिर्फ दफ्तर आते जाते मुझे लगता है कि 8-10 मुकामात पे ऐसे होता है कि या मुझे कोई ठोकेगा या मैं किसी को ठोकूंगा। और ये एक एग्जिस्टेंशियल हमारा मसला बन गया है, ख़ास करके इस शहर, कराची शहर का। और जो लोग दूर दराज से कम्यूट करते हैं, आपने ये बिल्कुल सही बात की है। बल्कि मैं वसत साहब आज सोच के बैठा था कि हम DIG ट्रैफिक साहब को बुलाएं प्रोग्राम में अगले हफ्ते। ये चीज़ अब हर जगह जहाँ पे लोग बैठते हैं ना, देखें जी, समाज इसी तरह का है, जिस तरह का समाज होगा उसमें काली भेड़ें होती हैं। हम अपने तौर पे कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही यही होगा। सुन लेना कि पुलिस वाले नहीं है, फंड्स नहीं है, इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ पे हम लोग खड़े करें, ये सब होगा। अच्छा, ये नहीं बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटी रोड जो है वो शुरू होती है सफुरा चौरंगी से और जाती है अपना न्यू एमेजिना रोड तक जाती है। 4 साल पहले तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत से शानदार सड़क बन गई, सब खुश हो गए उस रोड पे जो रहने वाले हैं। 3 साल पहले वो रोड जो 8 अरब रुपए से बनी थी वो दोबारा खोद दी गई मेट्रो लाने के लिए। चले ठीक है, खोद दी, 3 साल से सिर्फ खुदी भी है वो रोड, और 3 साल से लाखों लोग उस पट्टी में जो रह रहे होंगे वो उनका हाल जो है, जिसमें कि आपका खादिम भी जी रोज़ का ये, और उस पर जो उससे भी बड़ी मुसीबत आती है वो ये, एक तो वो रोड बर्बाद, दूसरे क्रिकेट मैच, एग्जीबिशंस, वो हसन स्क्वायर की जो एग्जीबिशन सेंटर है, एक्सपो सेंटर, उसकी वजह से चारों तरफ से नाकाबंदी है। तो इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जलील चीज़ है वो आम आदमी है, और जो ऊपर के हैं इख्तियारात पहले नहीं थे तो ये कहानी चल रही थी कि इख्तियारात नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है। अब नुमाइंदगी है तो अब कोई कहानी नहीं है, अब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये है वो है, फलाना ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसा ही है। देखें, ये जो हमारे करता धरता हैं वो जिस स्क्वाड के साथ घूम रहे होते हैं, उनकी जो V8 गाड़ी होती है, जो पीछे से आपको इस तरह लाइटें देते हुए आते हैं कि ये वाकई में मेरे बाप की सड़क है, यहाँ पे ये कीड़े मकोड़े जो फिर रहे हैं सबके साइड पे हो जाओ। आपने पता नहीं वो ह्यूमिलिएशन फील की है, शारा फैसल पे एक स्क्वाड आता है जाओ, और वो पुलिस वाले जो हैं, बॉडी गार्ड्स हैं या जो भी है, इवन प्राइवेट भी, आसपास जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी तरफ बंदूकें तानते हैं और उनको यूं इशारा करते हैं और वो किसी जज साहब की गाड़ी होती है, वो किसी मिनिस्टर की गाड़ी होती है, वो किसी चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी होती है,
और वो सब देख रहे होते हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के रूट बना के जाऊंगा एयरपोर्ट की तरफ, तो मेरे अंदर की जो फिरौनियत है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर की फिरौनियत भी जाग जाएगी कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन है, ये कीड़े मकोड़े हैं। 2-4 दिन की बात होती है वसत साहब, फिर आपने उतरना होता है उस होते से, फिर आपने इसी ट्रैफिक में फंसना होता है। देखें 2-4 दिन की बात नहीं होती, आपने के लिए 2-4 दिन की बात है। आप उतर गए, उसकी जगह मैं, आपकी जगह मैं आ गया, मैं भी वैसा ही हूँ, मेरी जगह कोई और आ गया, तो वो सिस्टम चलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन वो फिरौनियत और वो अवाम की जिल्लत जो है उसका तसलसल वो बरकरार रहेगी, वो नहीं टूटेगा। लेकिन मेरी फिर भी ख्वाहिश होगी कि हम DIG साहब को ज़रा बुला के ना उनसे ज़रा पूछ के देखें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। मैं आपको लिटरली एक आखिरी बात, फिर हम अपने अगले कॉलर की तरफ जाएंगे। पिछले दिनों जब मैं बिल्कुल ट्रैफिक में इस तरह फंस गया कि आप कहीं भी हिल नहीं सकते ना, आगे सब लोग खड़े हुए हैं, अब बैठे हैं, टी पापा चल रहा है, लिटरली गाड़ी से उतर के आई हैड टू टेक द रोल ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन। किसी को भाई इधर से साइड हो जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, और थोड़ा थोड़ा, और सबने ताउन किया, सबने ताउन किया, गुंजाइश निकाली, ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए फिर रवा हो गया। लेकिन ये हम शहरियों का काम नहीं है कि हम हर जगह। शारा फैसल पे 1 घंटे पहले जब मैं गुजरा हूँ, दफ्तर आया हूँ, एक शादी हॉल के बिल्कुल दूसरे अपोजिट एक क्रेन खड़ी हुई थी ताकि गाड़ियाँ ना फंस जाएं, 3 एम्बुलेंसें थी, और सफ़ेद रंग की जो क्या कहते हैं, जो टोयोटा की जो सबसे बड़ी 4 व्हीलर कौन सी है, V8 वगैरह, वो लाइन से खड़ी हुई थी। कोई एक VIP आया होगा, और उसके साथ ये सब चेले चमाटे, ये सारा इंतज़ाम, एम्बुलेंसी और लिफ्टर बाकायदा उनके लिए कॉनवॉय की सूरत में वो आए होंगे किसी शादी में 10 मिनट के लिए, और सिर्फ एक लेन जो है कीड़े मकोड़ों के लिए खुली हुई थी, और वो हैं खादिम। हाँ, तो वही VIP ड्यूटी में जब लगी रहेगी पुलिस, तो फिर आवाम को कौन देखेगा। लेकिन बहरहाल ये आपने अच्छा पॉइंट निकाला, कुछ हमने भी अपनी दिल की भड़ास निकाली। अगले कॉलर ज़रमीना खान है हमारे साथ क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ज़रमीना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया जी। कुछ दिन पहले 7 जनवरी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर पाबंदी लगा दी गई है। तो हम एक तरफ कहते हैं कि नौजवान मुस्तकबिल के मामार है, और दूसरी तरफ हम उन्हें गूंगा बहरा रहने का भी कहते हैं। तो फिर ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? हम अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे जब स्टूडेंट पर ही पाबंदी है सब, कि वो अपने हक के लिए, अपने बुनियादी हकूक के लिए आवाज ना उठाए। असल पॉलिटिक्स तो यही है कि वो अपने बुनियादी हकूक के लिए आवाज उठाए, लेकिन हमारे यहाँ हर रोज नए और नए पाबंदियां लगाई जा रही है। तो हमारा मुतालबा है कि इन पाबंदियों को, अगर इस मुल्क को आगे चलाना है तो इन पाबंदियों को खत्म करना होगा। शुक्रिया। और अगर नहीं चलाना है तो फिर पाबंदियाँ ठीक है, बरकरार रखें। अच्छा, और ये मुझे नहीं पता, ये मुझे चूँकि डिटेल नहीं मालूम, ज़रमीना बीबी ने जो कहा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, ये तो सन 84 से पाबंदी लगी है यूनियन साजी पे और तलबा सियासत पे, तो पता नहीं हाई कोर्ट को अब पता चला है या क्या है। आपको पता है ना, क्वेटा प्रेस क्लब के आगे तो सारा साल ही कोई ना कोई बैठा हुआ होता है मुजाहरों पे, बेशतर तो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। और बलूचिस्तान आप जब भी जाएं, वहाँ के तलबा का जो शऊर है, जो जिद्दोजहद है, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे नज़र आती है। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं अक्सर, वो ऐसे नहीं होते कि सिर्फ उनको कोई फितना फसाद करना है या डिस्ट्रप्शन करनी है। अच्छा, बलूचिस्तान में तलबा सियासत का हक मांगना बलूचिस्तान के हिसाब से लग्जरी है, इट्स नॉट अ राइट। हाँ, लेकिन बहरहाल ज़रमीना की कॉल हमने ली। आगे सखावत अली लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि मौजूदा हुकूमत को कम से कम कुरान पाक में से कुछ ना कुछ तो सबक हासिल करना चाहिए ना, कि पहली हुकूमतें जो हमारे से पहले गुजर चुकी हैं, जैसे कि हजरत अबू बकर सद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, और सबसे ज्यादा ये भी मुश्किल वक्त में गुजरा था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था,
7 साल तक फसल ही नहीं पैदा हुई थी। इस दौर में कौन सा ऐसा कहर आ गया हुआ है जो ये हुकूमत इसको पूरा नहीं कर सकती, जबकि हमारे कुरान पाक में तो सब कुछ इल्म है। जो गैर हुकूमतें, गैर मुस्लिम लोग वो जो है ना वो फायदा उठा रहे हैं और हम मुसलमान होकर नहीं फायदा उठा रहे। सिर्फ और सिर्फ अपनी ही अना के लिए सारा कुछ करते हैं, हम अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं कि गरीब अवाम का क्या बनेगा, इस गरीब पाकिस्तान का क्या बनेगा। कम से कम इनको इतना सोच लेना चाहिए कि कल कब्र में जाके हम क्या हिसाब देंगे, किस चीज का जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ इतना समझ सकता हूँ, मेरा इल्म तलीम तो नहीं है इतनी, मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत है ना उसका हिसाब उससे भी ज्यादा सख्त होगा उसके हक में। जिसके पास 100 रुपया उसने 100 रुपये का हिसाब देना है, जिसके पास 1 करोड़ रुपया ना उसने 1 करोड़ का हिसाब देना है। इन हुकूमतों को, इन हमारे जो बड़े बड़े ताजर हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है कि हमने कल मर के क्या करना है। आज मर गए, कल दूसरा दिन और सारी पैसा पिछले जो जिनके लिए ये कमा रहे हैं उन्होंने खाना है। वहाँ पैसा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क में? नहीं सोचते के लिए आगे बढ़ने देते। आज तक जितनी भी कॉपियां देख रहे हैं इन्होंने की, ये नकल मारने में पाकिस्तान सबसे नंबर 1 है, लेकिन कभी एक नकल भी नहीं आज तक ये मार सके। दूसरे मुमालिक में जब भी सलाब आता है उन्होंने उनका पहले तोड़ जोड़ किया होता है। अभी तक इनको यही नहीं पता चला कि हमारे सलाब का पानी कहाँ जाना कहाँ नहीं, सिवाय डूबने के। और ये हमेशा के लिए कशकोल लेकर दूसरे मुल्कों में फिरते रहते हैं, जबकि अल्लाह ने हर नेमत हमारे मुल्क में दी हुई है। ये देने वाले हाथ होने चाहिए थे, ये मांगने वाले हाथ बन गए। अफसोस यही है। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपकी मजीद कॉल्स। वेलकम बैक। आरिफ काज़मी साहब हैं कराची से। जी सर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कराची यूनिवर्सिटी के हमारे उस्ताद मोहतरम तो नहीं है काज़मी साहब? जी मैं वही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का फजल है। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे जी, वो डॉन अखबार के हवाले से है जी। मैं कोई लगभग 60-65 बरस से डॉन अखबार का रीडर हूँ जी, और मैं स्पोर्ट्स का जरा शौकीन हूँ जी। तो स्पोर्ट्स का जो एडिटर है डॉन अखबार का, उनको मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ जी। वैसे तो मैंने लेटर वगैरह भी लिखा, तो पता नहीं क्यों नहीं छापा उन्होंने। ऐसा है कि पहले तो देखिए, ये जो हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसका शेड्यूल जो है वो छापा उन्होंने इतने बारीक फॉन्ट्स में, और जबकि उसी सफ़े के ऊपर एक ही हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा उन्होंने विराट कोहली की तस्वीर 4 कॉलम 6 इंच में नेट प्रैक्टिस करते हुए 2 दफ़ा दिखाई। तो उसकी मतलब कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो ये हम जब स्कोर कार्ड पढ़ते हैं तो वो ऐसे फॉन्ट में होना चाहिए कि सब लोग आसानी से पढ़ सके। उसको आप मैग्नीफाइंग लेंस लगाकर पढ़ें, तब आपको नजर आता है कि कौन किसने किसको आउट किया, कितने रन बनाए, क्या हुआ। तो ये बड़ी तकलीफ। एक और बात ये है स्पोर्ट्स के हवाले से कि हमारे यहाँ एक गधेगाड़ी की रेस होती है कराची में, माई कोलाची से क्लिफ्टन की तरफ। आपको शायद इल्म हो या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इसको एज अ स्पोर्ट्स कभी स्पोर्ट्स पेज पे कवरेज नहीं दी गई। ये बताएं कि ये गधेगाड़ियां जो हैं ये बाकायदा बनाई जाती हैं इस खास पर्पस के लिए। वैसे तो गधेगाड़ियां हम देखते हैं कराची में तो वो सामान लाने ले जाने के लिए होती हैं, लेकिन ये गधेगाड़ियां स्पोर्ट्स के लिए रेसिंग गधेगाड़ियां हैं ये बाकायदा। तो हम हमारे स्पोर्ट्स पेजेस पे जो है बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल रेसेस हो रही हैं, इंडियानापोलिस 500, उसमें कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, उसकी तो बड़ी कवरेज होती है। हमारे यहाँ जो गधेगाड़ियां हैं, एक दिन ऐसा हुआ था कि ये स्पोर्ट्स पेज पे नहीं, सिटी पेज के ऊपर ये आया कि ये इसका कवरेज आया कि एक, लेकिन ये हर इतवार को होती है। तो मेरी गुजारिश ये है लोगों से कि भाई आप इसको भी कवरेज दें।
गधगाड़ी की रेसिस को, और स्पोर्ट्स पेज के ऊपर जो बैक पेज होता है सबसे आखिर में, उसमें सेंस ऑफ प्रायोरिटी रखें। यानी ये देखें कि विराट कोहली की एक तस्वीर जो कि सिर्फ नेट प्रैक्टिस वो कर रहा है, ठीक है, हफ्ते में 2 दफा छाप रहे हैं, 4 कॉलम 6 इंच की, ठीक है, ठीक है, जो कि स्पोर्ट कार्ड है वो इतने बारीक फॉन्ट 6 या के करीब होता है वो। ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे कि जो एडिटर है जफर अब्बास साहब, उन तक आपकी रिकॉर्डिंग पहुंचा दें। अब आगे अल्लाह मालिक है क्या होता है। थैंक यू सो मच। वैसे काज़मी साहब जितना बारीक बिनी से अखबार पढ़ते हैं, हाँ, मुझे तो इस पर भी हैरत हुई कि रेगुलर रीडर है ना, हाँ, तो इसलिए उनको दूसरे ये कि वो गधागाड़ी वाला ठीक है। हाँ। मैं जब काजी साहब बात कर रहे थे उसको भी, एक तो ये कि वो फॉर्मल स्पोर्ट उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। मसलन हमारे यहाँ पोलो है, घुड़सवारी है, गधागाड़ी वाला जो है एक तो उस कैटेगरी में रखेंगे। दूसरे ये कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये 90% लियारी के लोग हैं जी, जो ये बरसों से मैं भी देख रहा हूँ कर रहे हैं। अब लियारी में जो हैं वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स, वो फुटपाथ पे पान बेचते हुए या इवन अपने मेडल्स बेचते हुए, एशियन गेम्स के पता नहीं खबरें आती थी, मर गए। तो बॉक्सिंग वाले जब हाँ बॉक्सिंग वाले जब रिकग्नाइज जो गेम्स हैं उनके खिलाड़ी उसमें घास नहीं डाली, घास नहीं डाली। अब ये कह रहे हैं कि घोड़ा गधे को घास डाली जाए, यहाँ तो इंसानों को घास नहीं डाली। और इंसान भी अगर लियारी में रह रहा है तो भले वो इंटरनेशनल फुटबॉलर हो या बॉक्सर हो, सब बराबर है। सब अभी जो हम आम आदमी और कचरे की बात कर रहे थे, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे थे, ये उसी का तस्वीर, ये वही है माइंडसेट वही है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ भारत के बॉर्डर के करीब इलाका है छाछरो, वहाँ से नील अंबर साहब हमारे साथ हैं जी। सर जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप ऑन एयर हैं। जो कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, मैं भी उनसे कीड़े मकोड़ों से एक ही कीड़ा मकोड़ा हूँ। तो मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क से जो हालात हो रहे हैं ना, हाँ, जो आप बात कर रहे हैं कि 5% बेनिफिट है, वो सारा कुछ है, तो इतने जो हालात हमारे मुल्क में हुए, हमारे पास मालिक ने बहुत मादनियात दिए, हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास माउंटेन भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज। कौन हमें ये बताएगा कि कौन कसूरवार है? उस कसूरवार को कौन कसूरवार मान के सजा देगा और उस सजा पे कौन अमल करेगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये। आप बताएं पहले। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ। हाँ ठीक है। तो अच्छा, ये जो आपने कहा ना, कीड़े मकोड़े की ये जरूरत नहीं है वो बता सके। सही बात है, कीड़े मकोड़े जो हैं, हम कीड़े मकोड़े रोकने के लिए पैदा। लेकिन आपको पता है कि चूंटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को मार देती है, ये आपको पता होगा ना? हाँ सर, ये जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये मेरा सवाल है, हम सूंड में घुसे कैसे? हाँ अच्छा, नहीं, दूसरी बात ये है कि अगर ये आपके मेरी जो 5 उंगलियां हैं अगर अलग अलग हैं तो जाहिर है कि मैं कोई नुकसान नहीं किसी को पहुंचा सकता, लेकिन अगर इन्हीं को मैं यूं जोड़ लूं तो मुक्का बन जाता है। तो इस तरह भी सोचा जा सकता है चीज़ों के बारे में। तो चलें एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। आपकी हम ले रहे हैं कॉल्स। आज जुमा है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे कराची से मजहर अली शाह साहब की कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप दोनों के? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अच्छा, सब ठीक ठाक है। मैंने 2 प्रोग्रामों पे बात करनी थी जो पिछले हफ्ते हुए थे। जी। एक तो था इकराम खानी साहब का और एक लगारी साहब का। पहले इकराम खानी साहब का ले लेते हैं। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, आप लोगों को बहुत खुशी हुई, हमें भी वो सुन के। असल में जिन दिनों ये वाकया हुआ तो हम लोग भी काम कर रहे थे और भुट्टो साहब की फांसी की वजह से हर सिंधी नौजवान एंग्री यंग मैन बना हुआ था। तो उसमें बात ये करनी थी, वो 53 जो लोग गए थे उसमें हमारे एक फर्स्ट कजन भी शामिल थे। अच्छा, वो लोग जो थे वो उसमें पीपल्स पार्टी में नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, इसलिए
बहरहाल उन्होंने सिंधी में किताब भी लिखी है, पूरी रुदात लिखी है उसमें, तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। अब तो नाम बता दें, अब तो 45-50 साल गुजर गए, क्या नाम था? नाम मैंने उनसे पूछा नहीं, मैं आपके हिंट देता हूँ कि वो कुछ दिन नहीं, हिंट ना दे, आपने कहा है आपके कजन है वो। जी हाँ, मेरे कजन है। हाँ तो नाम बताइए ना। शाम शाह नाम था। बस, तो शाम में शाह कोई ऐसा गुमनाम आदमी तो नहीं है, आप अजीब आदमी है। ठीक है, गुड हो गया। इजाजत नहीं ली ना। नहीं, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड की बात है ना, अब ये वो थोड़ी है, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है। जी, अच्छा। उन्होंने किताब में, अपने सिंधी किताब में लिखी पूरी रुदात ना, बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि सिंधी में लिखा हुआ है इसलिए उर्दू मीडिया पर उसका कुछ ज्यादा जिक्र हुआ नहीं जी। तो बहुत अच्छा। दूसरा था लगारी साहब का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जंगली हयात के ऊपर प्रोग्राम किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम एक उस पर भी करें, तो जंगल जिसकी वजह से जंगल हैं उस पर भी प्रोग्राम करें, मतलब दरख्तों पर। सिंध के दरख्त जो आजकल बेदरी कतलाम हो रहा है, सिंध के दरख्तों का ना, बेले पूरे काटे जा रहे हैं। सिंध में दरख्त बचे हैं? हाँ, थोड़े थोड़े हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारा शहर जो है टंडवादम, उसके आसपास के कुछ जंगलात हैं, वो मैंने 2-3 साल पहले देखा कि ऊंट गाड़ियां जो भरी हुई रात को तारीकी में 3-4 बजे हम किसी शादी से आ रहे थे, वो भरी हुई आ रही थी। मैंने भाई से पूछा ये गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं दरख्त? कहले भाई ये कराची जाते हैं, और पता चला कि जो तौलिया फैक्ट्रियां हैं उनके बॉयलर में ये लकड़ियां जलती हैं। ये जो है, अच्छा इत्तेफाक ये होगा, कुछ दिनों के बाद मुझसे भी किसी ने कांटेक्ट किया कि यार अब वहाँ रहते हैं और ये जो है हमें 1-2 रोजाना ट्रक चाहिए लकड़ी का। मैंने कहा यार ये हम कहाँ से लेकर ला सकते हैं। बहरहाल इस दफा फिर मेरा जाना हुआ, तो अभी तो वो पहले तो रात की तारीकी में काम होता था, अब तो दिन और रात का कोई है ही नहीं ना। बेदरी दरख्त छोटे मोटे काटे जा रहे हैं और कराची आ रहे हैं। आते हैं ये ठट्टा के रास्ते से ना, सुपर हाईवे से नहीं आते, ठट्टा के रास्ते से आते हैं और सीधा ये बॉयलर फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। और बेदरी तो खुदा रख, किसी आपने उस दिन भी जंगली हयात के किसी माहिर को बुलाया था, सन के माहिर साहब को मेरा, तो अभी भी आप किसी जंगली महकमा जंगलात की किसी अफसर को बुलाएं और बोलें ये जो दरख्त जो काटे जा रहे हैं क्या इनकी कोई इजाजत वगैरह है? वैसे तो ये लावारिस सूबा है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी को बुलाकर ये सवाल जवाब करेंगे, दरख्त तो बच गया। बिल्कुल, ये इन्होंने इसीलिए कहा कि जंगली हयात तभी होगी जब जंगल होगा ना, जब जंगली आप जंगली हयात खत्म कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बात है। हाँ, यही हुआ गया ना, खुला डुला खाता है। मरसियाल खान हमारे साथ हैं क्वेटा से। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मरसियाल बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अर्ज ये है कि हमारा हल्का है क्वेटा का TB 45, क्वेटा 8 की सीट है सूबाई असम्बली की, जिसपे 8 फरवरी को बदतरीन धांधली हुई और उसके खिलाफ फिर यहाँ पे जो केसेस चले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद यहाँ पे हमारे सूबाई हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इस सीट से उन्होंने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक साहब को पिछली मरतबा कामयाब कराया था, और इस मरतबा फिर दोबारा इलेक्शन हुए 5 जनवरी को, ये कोई 5 दिन पहले। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस 5 जनवरी के इलेक्शन में फिर जो है वो रिप्ले किया गया 8 फरवरी के एपिसोड को। और इस मरतबा फिर जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है जमीयत उलमा, उन्होंने भी इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है वो इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीली कराई, और नहले पे देला कि उनके ख्याल ये था कि भाई हम इलेक्शन कमीशन से मिलें तो शायद ये सीट हमें दे दे। लेकिन वो दरमियान से फिर जो है वो पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, जिन्होंने 15 पोलिंग स्टेशन पे जो अभी जिस पे रिपोल हुआ है उस पे कोई 200-300 वोट लिए हैं, उसको फिर 6800 वोट तक पहुंचा दिया है फॉर्म 47 के जरिए। और अब मुश्किल ये है कि आज फिर इलेक्शन कमीशन में उसकी पेशी हुई है, और सेनेटर कामरा मुर्तजा जो सेनेट में बोलते भी हैं, वो सारा दिन हमारे इन पोलिंग स्टेशन पे आए भी थे और उनकी वॉइस भी मौजूद थी, लेकिन वो हमारे वोटर्स को थ्रेट भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, और उनका ख्याल ये था कि भाई हम फॉर्म 47। आपका ताल्लुक किस पार्टी से है सर? हमारा ताल्लुक पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी से। अच्छा, ठीक है। खुशहाल खान काकर साहब की जो जमात है। ठीक है। तो ये तो सारा जो आप रुदात बता रहे हैं ये तो मीडिया में अच्छी खासी आई है। बिल्कुल, अभी आई है, और हमारी गुजारिश ये है कि अब गेंद दोबारा जो है इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है, और इतनी डिटाई के साथ और इतनी बेहयाई और बेशर्मी के साथ कि इलेक्शन कमीशन ने 1 साल पूरे इन केसेस को सुना, और फिर 5 रिटर्निंग ऑफिसर इस सीट पे तब्दील हुए,
यहाँ पे एक रिटायर्ड फौजी साहब जो थे वो उसको आरओ लगे, फिर वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान ये करे, लेकिन उसके बावजूद जो 15 पोलिंग स्टेशन जो रिकॉल हुआ है उसमें जिस बंदे ने 300 वोट लिए हैं उसको उन्होंने कोई 4000 वोट तक पहुंचाकर अली मदद जतक को दोबारा इस पे कामयाब कराया। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान की जो हुकूमत मौजूद है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है, ये आवाम के वोटों के तकद्दुस का खिलवाड़ है। हम बखुदा जानते हैं आपके, हमने 2 महीने इंतहाई सख्त कैंपेन की, शदीद सर्दी के कोयटा में हमने एक वोट को लेके आए, लेकिन 4 तारीख को उन्होंने इंतखाबी फरिश्ते जमात उलमा के कहने पे तब्दील किए, 6000 वोट उससे निकाले और कल उन्होंने पीपल्स पार्टी की बंदी को कामयाब कराया। तो आवाम फिर किस तरह इस ठीक है, ये यकीन रखेगी? ये एक वो सवाल है जो 8 फरवरी से मुसलसल जो है वो रियासत की पुश्त पे टीन की तरह बंधा हुआ खड़क रहा है। लेकिन मुसर साहब, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये दिहाइयों का शाखसाना है कि वहाँ पे तो ये बाकी पाकिस्तान में तो हमने देखा, लेकिन बलूचिस्तान में वहाँ तो 700 वोट लेके भी आप MP या MNA बन सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आप वो बने भी थे, बल्कि मतलब जितने एक ज़माने में कॉलेज में वोट पढ़ते थे उतने वोट लेके वो कुद्दूस साहब थे ना हमारे, वो क्या ऐसी सैकड़ों में उनके वोट थे, जितवाया उनको, चीफ मिनिस्टर भी बनाया। कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसमें बड़ा अमल दखल इन्हीं बातों का है कि आप लोगों को बाई इलेक्शन में भी नहीं छोड़ेंगे कि यार वो अपने नुमाइंदे छोड़ें। कोयटा के लोग तो बड़े हाजिर जवाब है ना। मैंने कहा ये क्या होता है, ये 750 वोट लेके इतने बड़े हल्का है, कैसे जीत जाता है आदमी? कहने लगे बस ऊपर वाले का हाथ है, और फिर आगे कहने लगा ऊपर वाले से मुराद कहीं आप खुदा नहीं समझ लीजिएगा। वो नाखुदा है। तो अगली कॉल हमारे पास है, कराची से हमारे साथ हैं मिसेस साकिब, हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा जो सवाल तो नहीं है, एक प्रॉब्लम शेयर करनी है पानी के हवाले से ही कि कराची में पानी का प्रॉब्लम तो सभी को है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, लेकिन उसके जो टाइमिंग्स हैं वो इतने अजीब हैं। रात में 1 बजे के बाद पानी आना शुरू होता है और वो सुबह 4 बजे तक, कभी 5 बजे तक आता है। अच्छा, ये नहीं है कि मतलब हम चले मोटर चला दें, पंप चला दें और सो जाए। इसलिए कि पहले आता है गटर का पानी, अजीब सी बदबू होती है उसमें, कभी बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर आप उसे दूर से देखें तो आप कहें ये तो साफ है, लेकिन आप उसको करीब से सूंघे तो बाकायदा आपको वॉमिट सी फील होगी। तो अब एक्चुअल मसला ये है कि ट्रिवियल सा मसला है, आप लोग के बड़े लोगों के बड़े बड़े मसले होते हैं, उसमें ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन घर का रूटीन पिछले 3 सालों से इतना अपसेट है। आपका इलाका कौन सा है? ये है नाज़िमाबाद, कराची। नाज़िमाबाद का कौन सा सेक्टर है? ये नाज़िमाबाद 4। अच्छा। वैसे तो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, तकरीबन सारी जगहों पे ये मसले हैं कि जब वो 3 या 4 दिन के गैप के बाद पानी आता है तो लाइन में पहले गंदा पानी आता है या स्मेल वाला पानी आता है। तो अब इंसान जागता रहे, घर बच्चों के रूटीन इतने खराब हैं, बच्चे क्योंकि सारी रात जागते हैं पानी भरने के लिए, फिर सारा दिन सोते हैं। अच्छा, हम ये सुना करते थे कि नाज़िमाबाद के इलाके में लाइन का पानी आता है, लेकिन अब वो भी करेंगे लाइन का पानी तो आ रहा है, लेकिन ये हफ्ते में 2 दफा आ रहा है और वो गटर लाइन कहीं मिक्स हो गई होगी उसके साथ। हाँ, पता नहीं क्या है, 3 दफा काम भी हुआ है इलाके में, लेकिन लास्ट ही यही होता है बस। और फिर कभी हफ्ते में 1 दफा भी आता है जी। तो ये होता है कि आप पूरे 10 लोगों की जो फैमिली है, क्योंकि 2 फ्लोर्स होते हैं और यूजुअली सबके ही घरों में 2-3 फैमिलीज रह रही होती हैं, तो टैंकर्स इतने महंगे हैं और टैंकर को बुलाओ तो वो नखरों के बावजूद वापस भी नहीं आते। वो पहले कहते हैं आ रहे हैं, फिर वो कहते हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये फर्क होगा, लाइन का पानी पे आप लोग तकिया करेंगे तो गटर लाइन का पानी जो है वो मिक्स हो सकता है, लेकिन टैंकर का पानी अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा शफाफ होता है। टैंकर भी तो आए ना, है ना। हाँ। और ये लाइन का पानी ज्यादा खतरनाक है, ये तो जिस तरह ये बता रही हैं। और वो किसी जमाने में 3-4 हज़ार रुपए का टैंकर था, आजकल 25 से 30 हज़ार रुपए का टैंकर है। आज तो बहुत महंगा आता है, वो आता भी अपनी मर्जी से, अपने सिर्फ एक चीज़ यही हो सकती है मिसेस साकिब के आपके मोहल्ले में आसपास जो रिहायशी, ज़ाहिर है कि ये जैसे आपने कहा सिर्फ आपका मसला नहीं है, पूरी गली का होगा, मोहल्ले का होगा, तो शायद मिलकर आपको जाना पड़ेगा यूनियन काउंसिल या लोकल अथॉरिटी के दफ्तर के सामने जाके बैठना होगा, वरना उनको तो 10,000 मसले और हैं, जो चीखेगा नहीं उसकी आवाज़ पहुँचेगी नहीं। तो
पहले पीसफुल तरीके से अपना हक मांगना जो है, क्योंकि आपके बिल्स तो वैसे ही आ रहे होंगे ना। तो पानी तो बुनियादी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा, मुतारक होना होगा। बहरहाल आपने कॉल किया, ये प्रॉब्लम अपनी शेयर की। आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों की यही मसाइल हैं। ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपकी मज़ीद कॉल्स। हमारे अगले कॉलर हैं क्वेटा से अली मोहम्मद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? जी शुक्रिया, आप बताएं। वसतुल्लाह साहब से बात करने की। हाँ मौजूद हैं, बोलें। वसतुल्लाह साहब, मैं आपका काफ़ी अरसे से, उस दौर से जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आपका प्रोग्राम सुनता था BBC में जी। जब ये शहर दिन चलता था, आप थे, रजाली आप भी थे जी। उस दौर से आपका प्रोग्राम सुना, आपका एक तो फैन हूँ। आपका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। अब मेरी उम्र तकरीबन 55-56 साल हो गई है। हमारे बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ न कभी कोई सही गवर्नमेंट आई है, न कभी कोई सही हालात हुए हैं। यकीन करो कि दिल इतना बर्दाश्ता हो गया कि हम क्या करें, सोच रहे हैं कहाँ जाएं। इवन अभी तक भी हमारे बलूचिस्तान के, इवन कोयटा से लेकर हमारे बलूचिस्तान के 99% इलाके में पीने के लिए पानी नहीं है, सेहत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्या करें हम? आपका प्रोग्राम सुनकर ये तशफ़ी होती थी कि शायद आपके तबसरे से या आपके कहने से किसी को कोई असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये आपके जितने प्रोग्राम होते हैं, मैं इवन के ये इंटरनेशनल रिलेशंस या बाकायदा पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिक्स के जितने प्रोग्राम सब सुनता हूँ, लेकिन इतने कहने के बावजूद लोगों पर कोई असर नहीं होता। हम क्या करें? अभी तो दिल करता है कि या तो हम ये प्रोग्राम, ये टीवी, ये तबसरे, ये प्रोग्राम, ये सियासत, ये सुनना बंद कर दें। इस बारे में कुछ गौर फरमाइए सर। आपका मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। आपने जो ख़ुद को मशवरा दिया है उस पर प्लीज़ अमल करें। सारे प्रोग्राम जो हैं वो सुनना बंद कर दें। कम से कम ये है कि इससे आपकी ज़हनी सेहत और बेहतर होगी, टेंशन कम होगी और आपको सब्र भी आ जाएगा। इसलिए कि वो आपने शेर सुना होगा, बचपन में स्कूल में भी आपको रटाया गया होगा, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। हालांकि इसमें टेक्निकली एक मसला है कि जानवर अमूमन उड़ते नहीं हैं, लेकिन चलो ठीक है। कहने में क्या है। कराची से मोहम्मद वसीम साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है खान साहब और जलानी साहब, खैरियत से हैं आप? जी शुक्रिया। आखिरी चंद मिनट हैं, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। जी। खान साहब, आपने बड़ा अच्छी मिसाल दी है कि अगर हम टीवी बंद कर दें तो फिर आप लोगों की तनख्वाहें कहाँ से निकलेंगी? ये बात भी है। वो अल्लाह मालिक है, हमें आपकी ज़हनी सेहत का ज्यादा ख्याल है। ऐसा मशवरा ना दे। आप सोल्यूशन की तरफ आए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये भी सोल्यूशन की तरफ आए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप बताएं सोल्यूशन कोई तजवीज़ करना चाहें। कराची के मसले पे आपसे बात करनी है जी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या नाम है, जैसे अपना पानी का मसला है कराची का, और इस वक्त जो है, इस वक्त जो रोड जो बने नहीं है, वहाँ से जो डस्ट उड़ती है, हम दुकान पे बैठते हैं अपनी, तो समझ लें ऐसा डस्टी हो जाते हैं हम। डस्टी हो जाते हैं? जी डस्टी हो जाते हैं, बिल्कुल सामान डस्टी हो गया, हम डस्टी हो जाते हैं। ऐसा लगता है हम पुराना सामान कोई कबाड़ की दुकान पे बैठे हुए हैं, जबकि नया सामान बेच रहे होते हैं। हाँ। तो एक ये परेशानी है कि रोड जो लाजमी सिंध गवर्नमेंट के पास इतना फंड है, उसके बावजूद कुछ ना लगाना, मतलब इसके लिए आप कोई आवाज उठाएं। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, आखिरी कॉलर हमारे साथ है। कौन? हम डस्टी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है यार। ओके, राहिल अशर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाज़ेब साहब और वसूल साहब, आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। शुक्रिया जी। बस मैं आखिरी मुझे पता लगा, मैं शेर लंबा पर 2 लाइन पढ़ूंगा, उसी में मेरा सवाल है। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। 2025 में कोई आप लोगों की नजर में कुछ पाकिस्तान के कॉमन मैन में कुछ बेहतरी होती नजर आ रही है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली? नहीं। मेरा सवाल है कि कोई उम्मीद रखें या वही जो आपने कहा आप शेर पढ़ के सवाल करेंगे, आपने शेर पढ़ दिया और मैंने जवाब भी दे दिया। कोई बेहतरी की उम्मीद फिलहाल नज़र नहीं आ रही। जून के बाद जब मुश्तरी और ज़ोहल का जो है टकराव होगा और उसके बाद मरीख जो है वो ज़हरा की तरफ जाएगा, तो हो सकता है कि हालात बेहतर हो जाएं। इसी तरह की लायानी गुफ्तगू सारा साल मैं करता रहूँगा। ओके,
उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा, जाते हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा होगा इंशाल्लाह। अभी कुछ टाइम, 1-2 मिनट है ना? 1 मिनट है, हाँ। अच्छा, मैं जाते जाते 1-2 खबरें आपको सुना देता हूँ। एक तो ये कि पारा चनार में जो है एक काफिला तो पहुँच गया था खुदा करके 2 दिन पहले। वो पहुँचना तो उसे 2 हफ्ते पहले था, लेकिन 2 दिन पहले पहुँच गया। अभी की खबर ये है कि एक 50 ट्रकों का एक और काफिला था जो जाना था, लेकिन फिर वो रास्ते में से ही लौट आया है। दूसरी खबर यह है कि लकी मरवत के करीब जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो 17 अहलकार अगवा हुए थे, उनमें से 7 तो कल छोड़ दिए गए थे, बाकी 10 जो हैं वो हनूज यरगमाल हैं और उनकी वीडियो जारी हुई हैं कि जी खुदा के लिए यरगमालियों से मुज़ाकरात किए जाएँ। तीसरी खबर जो है वो ये है कि अमेरिका जो है, आज वो खबर सुन के मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो जो मुकदमा था उनका किसी खातून को पैसे देने का, उसमें वो बरी हो गए जी। और उन्होंने कहा ये सियासी बुनियादों पे मुकदमा कायम किया गया था और जज ने कहा है कि हम आपको मुक्त करते हैं, आज़ाद करते हैं, लेकिन चूँकि इतराफ़ जुर्म हो चुका है, लिहाजा आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड है उस पर हम ये शामिल कर लेते हैं इतराफ़ जुर्म। तो ये है, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उन्हें एनआरओ मिल गया है, एनआरओ मिल गया। 20 जनवरी को इंशाल्लाह वो हल्फ उठा लेंगे। और तीसरी खबर ये है कि आपका जो PIA है जी, उसकी पहली परवाज़ पेरिस पहुंच गई है और 4.5 साल बंद रहा। $1 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कोई सरवर, गुलाम सरवर साहब थे वज़ीर एविएशन, वो पता नहीं अब कहाँ होंगे। उन्होंने कहा था कि आधे पायलटों के जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं, उसके बाद से वो काम बंद हो गया था। तो अब ये हो गया, लेकिन अभी भी बराह रास्त परवाज़ें PIA की या किसी भी एयरलाइन की वो UK के लिए बंद है और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए खुलेंगी, वो भी खुलेंगी, बंद है। नहीं खुलेंगी, मुझे नहीं मालूम। पेरिस का हो गया है, यूरोप का हो गया है, लेकिन UK का और वो सेक्टर बंद है, USA का। वो रूट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, PIA के लिए भी है, हमारे लोगों के लिए भी है। लेकिन अब तो PIA बेचारी। तो प्रोग्राम के आखिर में आपने आज की इम्पोर्टेंट खबरें वसतुल्लाह खान साहब से जानी। यहाँ पे अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।